वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आधुनिक भारत की और आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजों को। इससे पहले हम पुर्तगाली और डचों की चर्चा कर चुके हैं। देखिए भाई, भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ, जैसा कि सबको पता है, सब जानते हैं। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो गई, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। लेकिन भारत में जो है वो डच पहले आ गए और अंग्रेज बाद में आए हैं। ठीक है। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। क्यों तैयार की गई? क्योंकि बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सारे विदेशी लोग, यूरोपियन लोग इंडिया आ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इन लोगों से 100 साल पहले पुर्तगाली आ चुके हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। पुर्तगाली अपने आप को कहते थे समुद्र का राजकुमार, है ना। तो ये सब लोग पैसा कमा रहे हैं, तो अंग्रेजों ने भी तय किया कि वो भी यहाँ आकर के एक बार देखेंगे, पैसा वैसा कमाएंगे, व्यापार करेंगे। इसीलिए ये बैठक की जा रही थी, है ना। और इस बैठक में तय हुआ कि एक कंपनी बनाई जाएगी। ठीक है। और फाइनली जो कंपनी बनाई गई उसका नाम मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस कंपनी का नाम जो रखा गया वो रखा गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इस नाम से ये कंपनी स्टैब्लिश की गई। याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसके बाद ये लोग मिलने गए रानी एलिजाबेथ से, एलिजाबेथ फर्स्ट से। और एलिजाबेथ से मिलकर के इन्होंने ये कहा कि हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, पूर्व के साथ व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए आप हमें 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करो, बिजनेस मोनोपोली प्रदान करो। इसका मतलब ये था कि जब हम लोग यूरोप से, मतलब जब हम लोग इंग्लैंड से जाएंगे भारत में व्यापार करने, पूर्व के साथ व्यापार करने, तो इंग्लैंड से कोई दूसरी कंपनी वहां व्यापार करने ना जाए। लॉजिक इसके पीछे ये था कि ऑलरेडी वहां इतना सारा कंपटीशन है, डच पहुंच चुके हैं, पुर्तगाली पहुंच चुके हैं। अब इंग्लैंड से अगर 2-3 कंपनी और चली जाएंगी तो फिर हम में आपस में ही कंपटीशन होगा। इसीलिए इनका कहना यह था कि हम वहां व्यापार करने जा रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कोई और आए, इसलिए केवल हम ही वहां पर व्यापार करें। इसकी अनुमति भी इन्हें मिल गई कि 15 साल के लिए आप बिजनेस मोनोपोली कर सकते हैं। इसके बाद आया 1609 का चार्टर। सन 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के पास जेम्स प्रथम उनके उत्तराधिकारी हुए। 1609 में कंपनी ने जेम्स प्रथम से नवीन व्यापारिक चार्टर प्राप्त किया। ठीक है ना। सम्राट ने सन 1615 तथा 1624 के पश्चात चार्टरों द्वारा प्रदत्त दंडाधिकारों से कंपनी की स्थिति में और अधिक सुधार कर दिया। 1601 तथा 1612 ईस्वी तक कंपनी के मुनाफे की दर जो है 20% प्रतिवर्ष रही। 1612 में कंपनी के 2 लाख पाउंड की पूंजी पर 1 लाख पाउंड का फायदा हुआ। ठीक है, यानी 50% इन लोगों ने फायदा कमाया 1612 में। कंपनी की जो लागत थी वो थी 2 लाख पाउंड की और फायदा हो गया 1 लाख पाउंड का, यानी 50% इन्होंने मुनाफा कमाया, जो कि पूरी 17वीं शताब्दी के दौरान मुनाफे की सबसे ऊंची दर रही। 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट गया और विलियम तृतीय तथा उसकी बीवी मैरी को संयुक्त शासक बनाया गया। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। 1694 में हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 ईस्वी में 2 अन्य नई कंपनियां कायम की गईं। इनमें से एक जनरल सोसाइटी तथा दूसरी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई। दोनों कंपनियों ने भी सन 1702 में पुरानी कंपनी से विलय का प्रस्ताव किया। अंततः 1708 में इन दोनों नई कंपनियों का मूल कंपनी में विलय कर दिया गया। इस प्रकार 1688 में बनी न्यू कंपनी तथा 1698 में बनी जनरल सोसाइटी तथा 1698 में ही बनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनियां 1708 में मूल कंपनी से संयुक्त हो गईं तथा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज का जन्म हुआ। ये छोटी छोटी कंपनियां बनी थी, बाद में सब मर्ज हो गई। ठीक है। कंपनी का यह नाम 1833 तक रहा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। ठीक है, बात समझ रहे? चलिए, कंपनी की व्यापारिक सफलताओं की बात करते हैं जरा।
अंग्रेज कंपनी की प्रारंभिक समुद्री यात्राएं सुमात्रा, जावा, मलक्का के लिए हुई, जिनका उद्देश्य था मसालों के व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करना। 1601 में कंपनी के जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुंचे। भारत में व्यापारिक कोठियां कायम करने का पहला प्रयास 1608 ईस्वी में हुआ भारत में। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। तो भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन है? कैप्टन हॉकिंस। के जहाज से आया? हेक्टर से आया, ध्यान रखना। कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। हॉकिंस जो तुर्की भाषा बोल सकता था, अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। एक्चुअल में जब ये इंग्लैंड से चला था, उस समय पे भारत में शासन था अकबर का, तो ये राजा अकबर के नाम से ही लेटर लेके आया। लेकिन जब तक ये इंडिया पहुंचा तो अकबर की मौत हो गई। उस समय गद्दी पर बैठा था अकबर का पुत्र, जिसका नाम है जहांगीर। तो फाइनली जहांगीर के दरबार में इसने मुलाकात की, ठीक है ना। हाँ, और चूंकि ये तुर्की भाषा बोल सकता था, और न केवल तुर्की भाषा बल्कि फारसी भी बोल सकता था, इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए मुगल, है ना। क्यों? क्योंकि मुगलों की जो राजभाषा थी वो थी फारसी, लेकिन मुगलों की जो मातृभाषा थी वो थी तुर्की, और ये व्यक्ति तुर्की फारसी दोनों ही बोल सकता था, है ना। इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए अंग्रेज, मतलब अंग्रेजों की इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए मुगल, और अंत में मुगलों ने इनको फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान की, ठीक है। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैक्ट्री लगाई उसकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप के प्रोग्राम PCS, IAS, PEO और RO परीक्षा के लिए चल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।